नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये 12वां लेक्चर है दोस्तों, और आज हम इसमें गुप्त काल यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, अभी तक हम आपको मौर्योत्तर काल इससे पहले करा चुके हैं, और जो गुप्त काल है, मौर्यों के पतन के बाद गुप्तों ने दोस्तों एक बार पुनः संपूर्ण उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना की थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मौर्य साम्राज्य के दौरान ये संपूर्ण भारत में यहां से लेकर यहां तक ये पूरा, ठीक है, इस प्रकार से ये किसका साम्राज्य था? ये था मौर्य साम्राज्य। उसके बाद जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है, और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पे मौर्योत्तर काल में छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों का विकास होता है भारत में, जैसे शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। और इन्हीं के समकालीन जो ये मौर्योत्तर काल के भारतीय राजवंश थे, छोटे छोटे राजवंश थे, इन्हीं के समकालीन विदेशी आक्रांता जैसे हिंदी, यूनानी, शक, कुषाण, पल्लव, ये सारे आक्रमण भारत पर होते हैं, और ये भी भारत के कुछ छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते हैं? शासन करने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों, कुषाण के बाद होता है गुप्त काल का उदय, और गुप्त वंश के शासक पुनः मौर्य साम्राज्य के बाद जो संपूर्ण उत्तरी भारत है, इसको राजनीतिक एकता की यहाँ पे स्थापना करते हैं और यहाँ पे शासन करते हैं। और गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो वो कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल में एक तो यहाँ पे बहुत सारी साहित्यिक रचना देखने को मिलती है, मंदिरों का निर्माण, स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी मतलब प्रोग्रेस की थी गुप्त काल ने, तो बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिलते हैं बहुत सारी चीजें। और काफी महत्वपूर्ण गुप्त काल में राजा हुए, काफी महान महान प्रतापी शासक जिन्होंने यहाँ पे शासन किया। तो इनके बारे में एक एक दोस्तों हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, जो ये गुप्त काल के जो ये राजा, मतलब गुप्त काल का उदय कैसे हुआ, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुषाण आ चुके थे, और जब कुषाण आ चुके थे तो कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे गुप्त। और गुप्त, जो कि श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति था, इसने यहाँ पे गुप्त वंश की नींव डाली थी। और यहाँ पे देखो, कुषाण लगभग समाप्त हो चुके हैं, लेकिन जो शक थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शक जो पश्चिमी शाखा थी, विशेष तौर पर शकों की, वहां के जो राजा थे काफी शक्तिशाली हुआ करते थे। तो शकों की कुछ शाखाएं अभी भी कहीं ना कहीं भारत में क्या कर रही है? शासन कर रही है। और इसी गुप्त काल में शकों का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? संपूर्ण समापन हो जाएगा। तो यहाँ पे श्रीगुप्त से शुरू करते हैं गुप्त वंश का, इसको संस्थापक माना जाता है। और गुप्तों का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? वो भी श्रीगुप्त को ही कहा जाता है। ये यहाँ पे स्थापना करता है गुप्त वंश की। गुप्त जो कि पहले कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। श्रीगुप्त के बाद यहाँ पे आता है, अब देखो, श्रीगुप्त का जो शासन काल लगभग 240 से लेकर 280 ईस्वी तक, यानी 240 के आसपास इसने स्थापना कर ली थी यहाँ पे गुप्त वंश की। उसके बाद यहाँ पे आता है घटोत्कच, जो कि 280 से लेकर 319 ईस्वी तक शासन करता है। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिले। वैसे जो ये सन है, जो यहाँ पे मैं तिथि लिख रहा हूँ, ये आपको जरूरी नहीं है कि नोट करनी है, क्योंकि तिथि से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वैसे भी इतिहास में कुछ तिथियां क्या होती है, कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपकी समझ के लिए मैं यहाँ पे तिथि बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि ये कौन सी तिथि की बात हो रही है, कौन से सन की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसको माना जाता है गुप्तों का वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। जबकि अगर आगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तब वो श्रीगुप्त है। लेकिन वास्तविक संस्थापक जिसके समय गुप्तों ने काफी प्रोग्रेस की, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और जब ये कुमार देवी से विवाह करता है तो ये राजा रानी का इसने सिक्का चलाया था। राजा रानी सिक्का ये किसने चलाया था? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये चला गया था
ये चला गया था राजा रानी का सिक्का गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, और 319 ईस्वी में गुप्त संवत इसके द्वारा चला गया। ये 319 से लेकर 335 तक के शासक बनता है, मतलब शासन करता है, और 319 में इसने गुप्त संवत भी चलाया था, गुप्त संवत, और साथ ही साथ महाराज धीराज उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक। अब महाराज धीराज की उपाधि कौन लेता है? जो स्वयं एक स्वतंत्र शासक है। यानी इससे सिद्ध होता है कि जो श्रीगुप्त थे, घटोत्कच था, इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना तो कर ली, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अभी भी ये क्या है, किसी के सामंत हुआ करते थे। लेकिन जब यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है, वो महाराज धीराज की उपाधि धारण करता है, इसका मतलब ये एक स्वतंत्र शासक था, तो इसलिए इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे समुद्रगुप्त के बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बनता है समुद्रगुप्त, और ये दोस्तों गुप्त वंश का सबसे महान शासक इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको गुप्त वंश का सबसे महान शासक? क्योंकि इसने क्या किया था, गुप्त वंश को, जो गुप्त वंश का जो साम्राज्य था उसको काफी फैला दिया था। इसको आप यहाँ पे मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का, तो उसके समय गुप्त वंश सिर्फ इतना था, मतलब गुप्त साम्राज्य। ये देखो डार्क ब्लू है। उसके बाद देखो ये है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी शासक इसको माना जाता है गुप्त वंश का। तो इसने ये मतलब हल्का ब्लू है ना, तो यहाँ पे देखो इसने यहां से लेकर यहां तक, ये देखो ये अपना पूरे साम्राज्य इसने फैला दिया है। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये क्षेत्र भी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। तो ये संपूर्ण जो ब्लू क्षेत्र है दोस्तों, इतना फैला हुआ था गुप्त साम्राज्य। तो संपूर्ण उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था, यानी संपूर्ण उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना की थी गुप्तों ने मौर्य काल के बाद। तो यहां तक मैप के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार यहाँ पे क्यों समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, क्योंकि इसने गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया था। और इसीलिए विसेंट स्मिथ ने दोस्तों इसको भारत का नेपोलियन भी कहा था। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और साथ साथ इसको कविराज भी कहा जाता है। इसके जो सिक्के थे, समुद्रगुप्त के जो सिक्के हुआ करते थे, इसके सिक्कों से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि इसके सिक्कों में इसको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। किस शासक को उसके सिक्कों में वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? तो वो था समुद्रगुप्त। तो इसका मतलब क्या है कि ये संगीत प्रेमी भी था। इससे यही तो सिद्ध होता है, वीणा वादन करता, यानी ये संगीत प्रेमी था। तो इसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, यानी समुद्रगुप्त को, जो समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए उसमें समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है, और उसको कविराज भी कहा गया है। इसका दरबारी कविता, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कविता उसका नाम था हरिसेन, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति जो अशोका प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ है, उसी लेख पर उत्कीर्ण किया गया है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना की है हरिसेन ने। और इसमें हमें प्रयाग प्रशस्ति में जो ये लेख है, इससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, और साथ साथ विशेष तौर पर समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि समुद्रगुप्त का ही दरबारी कविता हरिसेन, और इसी समय समुद्रगुप्त के ही समय हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अब जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इतना बड़ा साम्राज्य गुप्त वंश का इसने खड़ा कर दिया है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय इतना है ये, और समुद्रगुप्त के समय इतना बड़ा फैल चुका है। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त या जो उत्तरी भारत है, यहाँ के लगभग 9 राजाओं को पराजित किया था, और दक्षिणावर्त जो दक्षिण भारत है, यहाँ के लगभग 12 राजाओं को पराजित करके, यानी टोटल 21 राजाओं को पराजित करके इसने ये संपूर्ण क्षेत्र गुप्त साम्राज्य में मिला दिया था। इसलिए इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी एक महान प्रतापी शासक हुआ, और ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर देता है।
अभी विक्रमादित्य की उपाधि धारण क्यों करता है, इसके पीछे का इतिहास जान लेते हैं। आखिर ये विक्रमादित्य कौन था? विक्रमादित्य, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने दोस्तों क्या की है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। दोस्तों जब मैं आपको शक शासन के बारे में पढ़ा रहा था, शक शासन, शक कौन थे? ये विदेशी आक्रांत थे, ये भारत के, इन्होंने कुछ हिस्सों पर यहाँ पे क्या किया, अधिकार कर लेता। लगभग 5 शाखाएं इनकी यहाँ पे भारत पर शासन कर रही थी। और इन शकों को एक वहां पे एक स्थानीय राजा हुआ करते थे, उज्जैन के, उज्जैन के राजा। उज्जैन के इस राजा ने 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित कर दिया और एक उपाधि धारण की विक्रमादित्य की, और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत भी चलाया। अब उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय ने संपूर्ण रूप से संपूर्ण समापन कर दिया किसका? शकों का। शकों का मैंने आपको बताया, शकों का जो संपूर्ण विनाश हुआ वो गुप्त काल में हुआ था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को संपूर्ण रूप से क्या कर दिया था? पराजित करके उनका विनाश कर दिया। और कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्योंकि देखो विक्रमादित्य की जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो उज्जैन के राजा ने भी धारण की थी प्रथम बार 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करके, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जब इसने संपूर्ण समापन कर दिया है शकों का। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फायान भी आया था। कब आया था? 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा, और प्रथम चीनी यात्री फायान, ठीक है, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो वो था फायान। किसके शासनकाल में ये भारत में आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। और इसने एक रचना लिखी है, फो क्योंकि ये रचना किसकी है? तो ये है फायान की। इसमें इसने गुप्त राजवंश का, गुप्त शासनकाल का विवरण कर रखा है, भारत के इतिहास का विवरण इसमें किया गया है। फो क्योंकि किसकी रचना है? फायान की, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित एक यहाँ पे क्या है, एक पुस्तक भी है, देवी चंद्रगुप्तम। और देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है? कई बार पूछा गया है, और ये की है विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना भी की है, और साथ ही साथ देवी चंद्रगुप्तम की रचना भी की है। इस देवी चंद्रगुप्तम में क्या है? इसमें चंद्रगुप्त और देवी के जो प्रेम, मतलब उनके प्रेम के बारे में बताया गया है, देवी और चंद्रगुप्त। अभी देवी कौन थी? तो ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई था रामगुप्त, जो कि एक अयोग्य शासक था, और इसकी पत्नी रामगुप्त, ठीक है, रामगुप्त, इसकी पत्नी थी देवी। अभी अयोग्य शासक था और इसकी पत्नी अति सुंदर थी, जिस पर ये चंद्रगुप्त द्वितीय मोहित हो गया था। और इनकी प्रेम कहानी का जो विवरण मिलता है वो देवी चंद्रगुप्तम में देखने को मिलता है। और देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है? विशाखा दत्त ने की है। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पत्नी थी जिसका नाम था कुबेरनामा। कुबेरनामा ये किसकी पत्नी थी? तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, और ये थी नागवंश राजकुमारी। इसकी एक पुत्री थी प्रभावती, और इस प्रभावती का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे कराया? वाकटक शासक, विवाह कराया वाकटक शासक रुद्रसेन से। अभी मैं आपको जब आगे वाकटक वंश के बारे में बताऊंगा तो वहां पे आएगा रुद्रसेन का विवरण। तो रुद्रसेन जो कि वाकटक वंश का एक शासक था, इससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कराया। अभी वाकटक जो शासक था, जो वाकटक वंश था, ये मध्य एशिया में, मध्य भारत में शासन करता था। यहाँ पे आप मैप में देख रहे होगे, जूम करके इसको देख लेते हैं थोड़ा, कहां पे है वाकटक वंश। तो ये है यहाँ पे वाकटक वंश, मध्य भारत में शासन कर रहा है। और ये आपका क्या है, इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य है। तो कुल मिला के गुप्त साम्राज्य का ही क्या था, सीमा, मतलब सीमा के बगल में, यानी पड़ोसी राज्य था वाकटक।
और वाकाटक शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को और ही सुदृढ़ कर लिया था। तो रुद्रसेन से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कराता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसके दरबार में 9 विद्वान भी थे, जिनको क्या कहा जाता है, 9 रत्न भी कहा जाता है। तो 9 रत्न किसके दरबार में थे, गुप्त वंश के किस शासक के दरबार में थे ये 9 विद्वान, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कौन कौन थे, कालिदास। कालिदास क्या थे, ये एक मतलब नाटक और काव्य इनका क्षेत्र था, एक कवि थे कालिदास। उसके बाद हरिसेन, ये भी कवि थे, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी रह चुके हैं और चंद्रगुप्त के दरबारी कवि भी हैं हरिसेन। हरिसेन वही है जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीसरा है वेताल भट्ट, और इनका संबंध था जादू टोना से। ये दोनों क्या हैं, कवि हैं, और ये भी कवि है। उसके बाद है वराह मिहिर। वराह मिहिर ये खगोल वैज्ञानिक थे, खगोल विज्ञान से इनका संबंध है। और उसके बाद है यहाँ पे वररुचि, इनका संबंध है दोस्तों व्याकरण से। धन्वंतरी, इनका संबंध चिकित्सा से। अभी आगे मैं इनकी रचनाओं के बारे में भी बताऊंगा, जब मैं आपको गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था उस समय कैसी थी, तो उसी समय मैं यहाँ पे साहित्य के बारे में बताऊंगा। और इन प्रसिद्ध जो ये रचनाकार हुए हैं, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसके बारे में आपको वहां पे डिटेल्स में बताया जाएगा। सातवां शंकु, और इसका संबंध था वास्तुकला से, क्योंकि गुप्त काल में वास्तुकला का महत्व काफी बढ़ गया था। आठवां था छपणक, और इसका संबंध था ज्योतिष विद्या से। और नवां जो नवरत्न था वो था अमर सिंह, इसका क्षेत्र था शब्दकोश रचना। तो कालिदास कवि हो गए, हरिसेन भी कवि हो गए, वेताल भट्ट ये जादू टोना से इनका संबंध था, वराह मिहिर खगोल वैज्ञानिक, वररुचि व्याकरण से इनका संबंध था, धन्वंतरी इनका संबंध चिकित्सा से था। और उसके बाद शंकु वास्तुकला से इनका संबंध था, छपणक ज्योतिष से इनका संबंध था, अमर सिंह शब्दकोश से इनका संबंध था। ये 9 विद्वान नवरत्न किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट हमने यहाँ पे जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो शासक है कुमार गुप्त। गुप्त काल का नेक्स्ट शासक है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है दोस्तों, वो है इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अभी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, देखो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई गुप्त काल में कुमार गुप्त द्वारा। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक तो कहां स्थित है, ये है आपका बिहार में था ये, ठीक है, बिहार के राजगीर के बड़गांव में। और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय गुप्त काल में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। विशेष तौर पर जो महायान शाखा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इसको, ऑक्सफोर्ड। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता था, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की। देखो वैसे गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार काफी बढ़ गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म पीछे छूट गया था। बौद्ध धर्म के क्षेत्र में भी गुप्त काल में बौद्ध धर्म ने बहुत तरक्की की। यहाँ पे बौद्ध धर्म का मतलब कुल मिला के ऑक्सफोर्ड जिसको कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई कुमार गुप्त द्वारा। लेकिन बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था 1198 में, उसने वहां पे आग लगाई थी और नालंदा विश्वविद्यालय को छत विछत कर लिया था। और कुमार गुप्त ऐसा शासक था जिसके सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शासक हुआ स्कंद गुप्त, इसको शुक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और स्कंद गुप्त को हम ये कह सकते हैं कि ये गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक हुआ। इसके बाद स्कंद गुप्त के बाद गुप्त वंश का भी धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, विनाश का समय शुरू आ गया है गुप्त वंश का। और इसके बाद गुप्त वंश धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लग जाता है और अंत में गुप्त वंश का भी पतन हो जाता है।
जैसे बहुत सारे साम्राज्यों का हुआ है। तो गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था स्कंद गुप्त, जिसको शक्रादित्य या शुक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब मैंने यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बताया था, और जूनागढ़ अभिलेख में 3 राजाओं का विवरण है। वैसे जूनागढ़ अभिलेख किसका है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बता रखा है। जूनागढ़ अभिलेख ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। लेकिन ये किसका है ये आपको बताना है, स्वयं बताना है। अब जूनागढ़ अभिलेख में 3 राजाओं का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 थे रुद्रदामन, और नंबर 3 थे स्कंदगुप्त। अब इस जूनागढ़ अभिलेख में इन 3 राजाओं का विवरण देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, यह विवरण इसमें मिलता है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, और उसके बाद गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने भी इसी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। अब ये जूनागढ़ अभिलेख किसका है ये आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है, ठीक है। और इसी के समय दोस्तों स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों के आक्रमण और स्कंदगुप्त के मध्य जो आक्रमण हुआ था, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसका नाम क्या है? भीतरी स्तंभ लेख। अब एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भीतरी स्तंभ लेख किसका है? तो यह है स्कंदगुप्त का, और इसमें विवरण मिलता है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था, और ये आक्रमण लगभग कब किया था? 455 ईस्वी में। और इस आक्रमण में स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभ लेख में इसकी जानकारी मिलती है, और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भीतरी नामक स्थान पर इसे था ये भीतरी स्तंभ लेख। तो जितने भी स्तंभ लेख है अभिलेख में आपको बता रहा हूं, जूनागढ़ अभिलेख किसका है, भीतरी स्तंभ लेख किसका है, प्रयाग प्रशस्ति किसका है, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट नोट है ये, और ये आपको जरूर नोट करना है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। स्कंदगुप्त के बाद दोस्तों शासक बनता है भानुगुप्त, और भानुगुप्त के शासन काल में एक महत्वपूर्ण यहाँ पे अभिलेख देखने को मिलता है, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है? यह है भानुगुप्त का, और ये एरन अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से यह प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में जो बेतवा नदी है उसके तट पर स्थित है ये एरन अभिलेख। इस एरन अभिलेख में दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, यानी इस एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, यानी सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमें मिलता है वो गुप्त काल में देखने को मिलता है। और भानुगुप्त जो शासक है गुप्त काल का, गुप्त वंश का, उसके एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य देखने को मिलता है। अब आखिरकार ये सती प्रथा का साक्ष्य इसमें मिला कैसे? एक्चुअली हुआ क्या था कि जो भानुगुप्त था इसका एक मित्र था, भानुगुप्त का मित्र था गोपराज। भानुगुप्त का मित्र कौन था? ये था गोपराज। और इस एरन अभिलेख में इस गोपराज का उल्लेख देखने को मिलता है। अब जब भानुगुप्त के शासन काल में भी हूणों ने यहाँ पे आक्रमण किया था, तो गोपराज भानुगुप्त की इसने काफी सहायता की थी, और इस हूणों के आक्रमण में ये क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हुई थी? हूणों के आक्रमण के दौरान, हूणों के आक्रमण से मृत्यु हो गई है गोपराज की। और जो गोपराज की पत्नी थी दोस्तों, ये यहाँ पे क्या हुई थी? अग्नि में जलकर सती हो गई थी, और इसका उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। गोपराज की पत्नी क्या हो गई? सती हो गई। तो इसीलिए एरन अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, और इसीलिए कहा जाता है कि सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। उसके बाद विष्णुगुप्त, जिसको कहा जाता है गुप्त वंश का अंतिम शासक, और यहाँ पे गुप्त वंश दोस्तों यहाँ पे भी इतिहास में भी समाप्त हो गया है, और हमारी इस वीडियो में भी आज समाप्त हो गया है। जितने भी शासक थे गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक, सबके बारे में दोस्तों डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और गुप्त वंश का अभी एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा,
जिसमें मैं आपको गुप्त वंश के जो उनका प्रशासनिक ढांचा था, प्रशासनिक व्यवस्था उनकी कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक स्थिति कैसी थी उस समय, किस धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, और साथ ही साथ उनकी जो प्रमुख उनके अधिकारी थे, आर्थिक स्थिति कैसी, कर व्यवस्था, विशेष तौर पर जो राजस्व व्यवस्था है, कर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इन वंशों के जो राजस्व व्यवस्था थी, और साहित्य और प्रमुख कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ, क्योंकि मंदिर निर्माण शैली का विकास भी गुप्त काल के ही दौरान हुआ था, इसलिए इसको गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो हमने अभी गुप्त काल के जितने भी राजा थे उनके बारे में चर्चा कर ली है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो इसका प्रशासनिक ढांचा है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।